देखती आंखों सुनते कानों को सरफल बस्तूरी का आदाब। इस साल जो बजट पेश हुआ है 2024-25 का, इस पर कई तरह से चर्चा हो रही है और खास तौर से जब बजट पेश होता है तो माइनॉरिटीज को क्या मिला, इसको लेकर के भी चर्चा होती है। मेरे साथ दूसरे फ्रेम में डॉक्टर जावेद आलम खान साहब हैं, जो माहिर इकोनॉमिस्ट हैं और इन्हीं तमाम मामलात पर, फाइनेंशियल मामलात पर उनकी भी पकड़ है। रिसर्च करते रहते हैं, बहुत तरह के प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं और बजट पर भी इनकी काफ़ी गहरी नज़र रहती है। आज मैंने सोचा कि उनसे बात की जाए कि सबसे पहले तो ये बताएँ कि ये पूरा जो बजट ये आपने इसको एनालिसिस किया है, अगर मैं चंद शब्दों में कहूँ तो आप इसे कैसा पाते हैं? अ, ये बजट दरअसल अगर हम देखें तो इसका एक बैकग्राउंड है और चूँकि ये फुल बजट है, इससे पहले एक आर्ज़ी बजट था, वोट ऑन अकाउंट था। तो इस बजट से जो ज़्यादा उम्मीदें थी आवाम को, वो ये था कि मुल्क को जो 2-3 बड़े चैलेंजेज़ हैं, उसमें एक बड़ा चैलेंज अनएम्प्लॉयमेंट का है, बेरोज़गारी का है, दूसरा इन्फ्लेशन का है, महँगाई का है और तीसरा माशी बराबरी जिसे हम इकोनॉमिक इनइक्वालिटी कहते हैं। तो इस फ्रेम जी, में अगर हम बजट को देखें, तो इस हुकूमत को इस बात का एहसास ज़रूर हुआ है कि ये सारे बड़े मसाइल मुल्क के एक बड़े तबके को फेस करना पड़ रहा है, उसका सामना वो कर रहा है और जी, कुछ चीज़ें जो है हुकूमत ने इस सिलसिले में कोशिश की है। रोज़गार के मसले को लेकर के उन्होंने एक तरह से प्राइम मिनिस्टर्स का एक पैकेज है, उसका ऐलान किया है जिसमें वो 3 स्कीमें और फिर उसके बाद उन्होंने उसके अलावा एक कोशिश ये की है कि जो 500 बड़े कॉर्पोरेट हैं टॉप 500 उनके ज़रिए ये स्किलिंग का और इंटर्नशिप का प्रोग्राम चलाएँगे। लेकिन मेरा मानना ये है कि हुकूमत की ये कोशिश जो है वो एक तरह से सप्लाई साइड कोशिश है। जो डिमांड साइड है, जो आवाम को चाहिए, नौकरियाँ किस तरह की नौकरियाँ वो पसंद करते हैं, पब्लिक सेक्टर की या प्राइवेट सेक्टर की, उसको हाँ, लेकर के सरकार बहुत ज़्यादा एक तरह से क्लियर नज़र नहीं आई। तो सरकार की कोशिशें तो अपने लेवल पे कुछ सेक्टर्स में उन्होंने कोशिश की, जैसे टैक्स को लेकर के जो एक लोअर ब्रैकेट है उसमें कुछ बदलाव लाया जाए, कुछ टैक्सेस में इज़ाफ़ा भी किया है। लेकिन जो जी, ख़ास तौर से सोशल सेक्टर है, उस पे हुकूमत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाई, जिसमें कि आम तौर से सेहत, तालीम और जो सोशल सिक्योरिटी के स्कीम्स हैं, नरेगा या और भी जो मतलब ग़िज़ाइयत या न्यूट्रिशन से मुताल्लिक प्रोग्राम्स हैं, उस पे हुकूमत का ज़्यादा ध्यान नहीं रहा है। जी, जी, जी। डॉक्टर साहब मुझे बताइए कि एक तो जब भी बजट आता है तो माइनॉरिटीज़ को लेकर के बड़ी बहस होती है कि माइनॉरिटीज़ को क्या मिला? और तो आप इसमें क्या देख रहे हैं? बड़ी चर्चा हो रही है कि माइनॉरिटीज़ के ओवरऑल बजट को इंक्रीज़ किया गया है। तो क्या इंक्रीज़ हुआ है और इससे अब तक क्या फ़ायदा आने वाले दिनों में हो सकता है? आपने इसे क्या पाया? जी, तो जैसे देखिए कि मरकज़ी हुकूमत जो अपने पैसे खर्च करती है, वो मुख्तलिफ़ वज़ारतों के ज़रिए करती है और जी। हमारी वज़ारतें जनरल मतलब वज़ारतें भी हैं, तालीम, सेहत, स्किल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, हेल्थ, ये सारी वज़ारतें हैं। लेकिन ख़ास तौर से जो पिछड़े तबक़ात हैं, उनके लिए भी सरकार के पास कई वज़ारतें हैं। जैसे आप बात करें दलितों के लिए, माज़ूरों के जी, लिए, ओबीसी ग्रुप के लिए, कबायलियों के लिए, औरतों के लिए, बच्चों के लिए, इसी तरह से अक़लियतों के लिए भी एक वज़ारत है। अब जी, रहा मामला ये कि अगर आप इस वज़ारत को देखना चाहें तो अक़लियतों की आबादी मुल्क में लगभग 20 से 21% के आस-पास है, कुल आबादी का जो हिस्सा है। जी, उसमें लगभग 21% अक़लियतें हैं और उस नज़रिए से अगर आप अक़लियतों के बजट का तज़िया करें, तो एक बड़ी तशवीशनाक चीज़ है। वो ये क्या है है? कि आम तौर से जो वज़ारतें हैं, जैसे अगर हम बात करें कबायलियों की वज़ारत, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफ़ेयर्स या जी, जो दलितों के लिए है वज़ारत सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, यहाँ पे जो बजट साइज़ है अगर आप देखें, तो ट्राइबल्स जो है वो 8% की आबादी है उनकी, उनके लिए जी, डायरेक्ट बेनिफिट वाले 13,000 करोड़ रुपए का बजट है उनका। दलितों के लिए और माज़ूरों के लिए जो वज़ारत है या ओबीसी के लिए उसका 13,000 करोड़ रुपए बजट है। आप अक़लियतों की बात करें, तो उनका जो बजट है, वो आप अगर देखें तो
लगभग 3,183 करोड़ रुपए है, जो कि पिछले साल के मुकाबले में तो एक तरह से मामूली तौर पे उसमें इजाफा हुआ, लेकिन उससे पिछले साल से अगर आप उसका मुआवजा करें तो 5,000 करोड़ से ज्यादा का बजट था। फिर अगर आप देखें कि जो दलित और आदिवासी हैं उसके लिए जो हमारी ये वजारतें हैं, उसके अलावा हुकूमत के पास डेवलपमेंट एक्शन प्लान है शेड्यूल कास्ट के लिए और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। तो अगर उनकी जो है मतलब उनके बजट को देखें तो उनका दलितों के लिए जो बजट है वो लगभग 1,60,000 करोड़ के आसपास है। इसी तरह से जो 1.25 लाख करोड़ कबाइलियों के लिए है, जो कि जनरल मिनिस्ट्री में उनको हिस्सा दिया जाता है। अकलियतों के लिए सबसे अहम चीज जो थी वो वजीर आजम का 15 नुकाती प्रोग्राम, जिसे हम लोग जानते हैं 15 पॉइंट प्रोग्राम फॉर वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटीज। पिछले 10 सालों में इसमें कोई तस्करा नहीं हो रहा है और ना ही हुकूमत ये बताने की कोशिश कर पा रही है कि जनरल मिनिस्ट्रीज में माइनॉरिटीज को क्या दिया जा रहा है। तो एक सबसे बड़ी जो मतलब तशवीशनाक चीज ये है कि हमारे जो स्कीमें हैं उनको भी एक तरह से उसमें उनको महदूद किया गया, उसको लिमिट किया गया और उनको बंद भी किया गया। अब इसे बढ़ाने की जो नहीं चर्चा की जा रही है कि जो भी बातें हो रही हैं ये कहा जा रहा है नहीं साहब बढ़ा दिया गया। अब इसकी जो समझ है, आप जैसे जो इकोनॉमिस्ट हैं वो तो समझते हैं इन तमाम बारीकियों को, जैसा कि आपने डिकोड करके बताया कि सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री है, ट्राइबल्स के लिए है, कितना डायरेक्ट बजट है, और माइनॉरिटीज का कितनी बड़ी आबादी के लिए बहुत ही कम बजट है, और अगर उसको ले जाया जाए तो कुछ भी नहीं होता। तो कैसे मतलब इस चीज की जो डिमांड है ये घटती, ये मतलब डिमांड के हिसाब से तो ये बजट आ ही नहीं रहा है। कैसे इसे क्या देखा जाए, इसको क्या समझा जाए, इसको सरकार का क्या ये रवैया क्या कहता है? जी, जैसे क्या है कि जो आपका सवाल है, आमतौर से जो हुकूमतें होती हैं वो किसी भी तबके के लिए एक अलग से जो उनकी पिछड़ापन है उसके लिए तरक्याती कोशिशें करती हैं, और ये मतलब आमतौर से हमारे प्लानिंग का हिस्सा भी रहा है, और प्लानिंग कमीशन के टाइम में इस चीज पे काफी कोशिशें भी की गई हैं। तो जो आपका सवाल है कि जो स्कीमें बंद की जा रही हैं या जो मतलब बजट घटाया जा रहा है, तो उसके पीछे दरअसल हुकूमत का एक तरह से इंटरेस्टेड ना होना है। मतलब हुकूमत जो है इसमें बहुत ज्यादा उसको दिलचस्पी नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि मौलाना आजाद फाउंडेशन को बंद करने की कोई वजह नहीं है, इसलिए कि हुकूमत अंबेडकर फाउंडेशन भी चला रही है। तो इस तरह से अगर आप बात करें मदरसा मॉडर्नाइजेशन की, तो मदरसा मॉडर्नाइजेशन को लेकर के अगर देखें तो उसमें मॉडर्न सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे थे मदारिस में, उस पे भी हुकूमत के लिए एक तरह से बर्डन ही कम हो रहा था। अवाम है हिंदुस्तान की, अब वो जब अवाम ना होकर के हम उसे वोटर की नजर से पार्टियां देखने लग जाती हैं, जब तब इस तरह का भेदभाव नजर आता है जो आपने जिक्र किया। तो जब वोटर समझ करके किसके पास कितना वोटर है, किस कम्युनिटी के पास, उस हिसाब से बजट बनने लग जाए, बजाय इसके कि हिंदुस्तान की जितने शहरी हैं और उनकी जो नीड्स हैं, उनकी जो जरूरतें हैं, उनके जो डेवलपमेंट की जो नीड्स हैं उसके हिसाब से बजट बने। जो पहले जो पंचवर्षीय योजना बनती थी उस हिसाब से बनता था, लेकिन जब से हम देख रहे हैं, जब से वो नीति आयोग बना, तब से इस तरह की दुश्वारियां देखने को मिल रही हैं और ये चीजें आ रही हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर के? आपका जो ऑब्जर्वेशन है इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मतलब मेरा कहना यह है कि जो बजटिंग प्रोसेस है उसके अपने स्टेप्स हैं। तो उसमें अगर आप बात करें कि बजटिंग होनी कैसे चाहिए, तो बजटिंग जो है दरअसल एक तरह से जरूरतों को एक तरह से पहचान उनके असेसमेंट के बुनियाद पर होनी चाहिए, फिर उस पर प्लानिंग होना चाहिए और उस पर बजटिंग होनी चाहिए। अब रहा मामला ये कि नीति आयोग वर्सेस प्लानिंग कमीशन, तो नीति आयोग अब पूरी तरह से प्लानिंग के मतलब दायरे से बाहर है। उनके यहाँ कोई किसी तरह की प्लानिंग नहीं हो रही है, और प्लानिंग कमीशन के जाने के बाद जो प्लानिंग का एक लिंक था सूबों से या जिलों से, वो टूट गया है। तो हमारे यहाँ अब नीड बेस्ड प्लानिंग आमतौर से नहीं होती है, जरूरत के मुताबिक प्लानिंग नहीं होती है, और ना ही उसके मुताबिक बजटिंग होती है। तो आमतौर से बजटिंग इंक्रीमेंटल होती है। इंक्रीमेंटल का मतलब ये कि 5%, 7% जो है वो बजट हर साल बढ़ा दिया जाता है। लेकिन वो चीज अगर अकलियतों के साथ किया जाता तो अकलियती मिनिस्ट्री
की जो मतलब का जो बजट है वो मुझे लगता है इस टाइम 8 से 9,000 करोड़ रुपए होता। लेकिन हुकूमत ने उस चीज को भी जी, जी। मतलब ना ही तो इंक्रीमेंटल बजटिंग किया अक़लियतों के लिए और ना ही कोई नीड बेस्ड और प्लानिंग के बेस पे बुनियाद पे मतलब बिल्कुल। बजटिंग किया। जी। तो इसी तरह से मैं आपको छोटे से एक मिसाल देता हूँ कि जी। अक़लियतों की आबादी 21% है और हमारे यहाँ आला तालीम के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप चलाया जाता है। दलितों की आबादी 16 से 17% है। अगर आप हुँ, हुँ। देखें तो हमारे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का कोटा 5 लाख है और जो शेड्यूल कास्ट के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है उसका कोटा 80 लाख है। अगर आप बजट देखें तो अक़लियतों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का बजट 12 से 1300 करोड़ रुपए के आसपास होगा लगभग, हुँ, हुँ। मतलब इसी दायरे में है, 1500 करोड़ से नीचे। लेकिन वहीं जो है दलितों के लिए जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है उसका उसके लिए स्कॉलरशिप का अमाउंट जो है वो 6000 करोड़ बल्कि एक तरह से 6500 करोड़ के आसपास है। तो हुँ, हुँ। यहाँ पे हुकूमत को ये चाहिए कि वो जो भी स्कीमें चला रही हैं उसमें वो जो पैसे दिए जा रहे हैं, जो अमाउंट दिया जा रहा है उसको देखे, उसमें जो स्कॉलरशिप के नंबरात हैं उसको देखे। उसके अलावा फिर जो एलिजिबिलिटी जो अहलियत का क्राइटेरिया है, वालिदैन के इनकम का, वो भी काफ़ी जो है अलग-अलग स्कीमों में अलग-अलग नाफ़िज़ किया जा रहा है। अक़लियतों के लिए सबसे कम है और उसको जो है हुँ। बदलाव उसमें लाया नहीं गया 2007-8 से। जबकि आप इन्फ्लेशन की हालत देख रहे हैं, महँगाई की हालत देख रहे हैं। तो बजटिंग में काफ़ी टेक्निकलिटीज़ हैं और उसको हुकूमत अगर एक तरह से ज़रूरत के मुताबिक उसको देखे और मतलब सारे ही आबादी की मतलब जो नीड है उसको देखे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो दलित या आदिवासियों के या दूसरे जो पिछड़े तबकात हैं उनके लिए अच्छी बजटिंग ना करें, बिल्कुल करें। लेकिन साथ-साथ इस ग्रुप को भी उसी तरह से उनके बैकवर्डनेस को देखते हुए इनके लिए भी बजटिंग होनी चाहिए, जो कि नहीं हो पा रही है। तो ये बड़े बड़ी मसाइल अहम हैं बात जो मैंने बताई आपके आपने। साथ ज़िक्र किया। जी, जी। अच्छा एक चीज़ ये बताइए क्या आप लोग चूँकि इकोनॉमिस्ट हैं और तमाम चीज़ों पर नज़र रखते हैं और जिस तरह से अब जैसा कि मैंने पहले ज़िक्र किया आप ही की गुफ्तगू में कि जब वोटर समझ कर के ट्रीटमेंट होता है तब ये होता है। तो अब ऐसी सूरत में जो हिंदुस्तानी मुसलमानों की जो आबादी के तनासुब से उनको बजट मिलना चाहिए, वो एलोकेट नहीं हो पा रहा, जैसा कि आपने बताया, बाकी दूसरी आबादियों को दिया जा रहा है बढ़ा के। तो क्या इसे चैलेंज करने के लिए भी कोई फोरम हो सकता है गवर्नमेंट का जहाँ पर हमारी जो इंटेलेक्चुअल तबका है, आप जैसे जो लोग हैं, आप जैसे लोगों के जो अदारे हैं, वो मिल-जुल करके गवर्नमेंट के उस अदारे से रुजू करें या उसको चैलेंज करें कि आपने इसको प्रोपोर्शन के हिसाब से बहुत कम दिया है, इसका ये नुकसान है। तो इस तरह से भी कोई रुजू करने का कोई तरीका बन सकता है या है क्या? जी, जी, बिल्कुल रुजू करने का तरीका एक तो ये कि डायरेक्ट मिनिस्ट्री से बात करना, मतलब जो वज़ारतें हैं उनसे बात करना और जो हमारी मरकज़ी वज़ारत बराए ख़ज़ाना फाइनेंस मिनिस्ट्री है, वो हुँ, हुँ। इसमें सबसे अहम कड़ी है, तो उनके साथ बात करना। लेकिन साथ में जो है हमारे यहाँ चूँकि हम जमहूरी मुल्क में रह रहे हैं, तो पार्लियामेंट का बहुत अहम रोल है और ख़ास तौर से जो हमारे नुमाइंदे हैं, उनका बहुत अहम रोल है। और अभी देखिए कि जो बजट आया है परसों तो उस पे कल और आज बहस होगी और मतलब कल भी हुई थी कुछ। तो उसके बाद जो है एक छुट्टी का वक़्फ़ा होगा। तो जितनी भी वज़ारतें हैं उनके बजट की स्क्रूटनी या उनकी मतलब जाँच-पड़ताल वो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट करेंगे, राज्यसभा और लोकसभा के। और उसके लिए जी। स्टैंडिंग कमेटी बनाई जाती है। तो अक़लियतों हुँ। के लिए जो स्टैंडिंग कमेटी है वो सोशल जस्टिस वाली है। हुँ, हुँ। डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी ऑन सोशल जस्टिस उसमें अक़लियतें हैं, उसके अलावा दलित, आदिवासी हैं। तो ये कमेटियाँ बैठती हैं और मुझे लग रहा है कि हमारे मतलब हमारे माइनॉरिटीज़ के लोग या जो एक तरह से सेकुलर लोग हैं, तो उन सबको इस बात के लिए आमादा होना चाहिए कि वो सोशल जस्टिस कमेटी से मिलें और हुँ। उनको आगाह करें कि भई कम्युनिटी की ज़रूरत ये है। चूँकि एक तो पॉलिटिकल फोरम पे बात करना, दूसरा ये कि एकदम टेक्निकल फोरम है और वहाँ पे तमाम बिल्कुल। जो है पार्टियों के लोग मेंबर होते हैं सोशल जस्टिस कमेटी में। तो वहाँ पे अगर जाया जाए और वहाँ पे बात की जाए, तो मेरे ख़्याल से चीज़ें ज़्यादा बेहतर हो सकती हैं और एक चीज़ बड़ी अहम लोग बताई आपने, बिल्कुल दुरुस्त बताया आपने कि इसी तरह से अप्रोच किया जाना चाहिए क्योंकि जो पार्लियामेंट के अंदर जहाँ पर ये बात हो रही है, जहाँ से कुछ चीज़ें हो सकती हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो पार्लियामेंट में हम हैं, तो हमारी जो आबादी पार्लियामेंट में है, 25-26 के तादाद में वहाँ पर है, उनको टाइमली अपडेट करने का जो काम है,
ये इन तमाम बजट के, चूंकि एमपीज होते हैं, वो जाहिर सी बात है कि एक आम शहरी वो भी होते हैं, तो वो इतनी सारी टेक्निकलिटीज को वो खुद भी बहुत सारी चीजें समझ नहीं पाते। तो हमारे जो आप जैसे जो अदारे हैं, जो आप जैसे अफराद हैं, उनका कोई ऐसा फोरम हो तो इन तमाम एमपीज से मिल करके उन्हें अपडेट भी करे टाइम टू टाइम बजट के हवाले से और भी तमाम चीजों के हवाले से कि क्या बहस वहां पर होनी चाहिए और आप क्या सवालात उठाएं। इस तरह के भी कोई मैकेनिज्म क्या बनाया जा सकता है, खासतौर से बजट को अगर मैं बात करूं तो? हाँ, इस तरह के मैकेनिज्म का तजुर्बा मेरे पास है कि अच्छा। हाँ, कुछ सालों पहले इस तरह से लूज फोरम बने हुए थे और वो एमपीज ही जो है अलग-अलग मीटिंग को होस्ट करवाते थे और उसमें कुछ सिविल सोसाइटी के लोग थे जो एक्सपर्ट्स को बुलाते थे और अच्छा। फिर वो ग्रुप जो है मतलब उस पीरियड में जाके वजीर आजम से भी मिलता था और याद दहानी कराता था काफी चीजों की। तो इस तरह के फोरम के साथ मेरा काम करने का तजुर्बा रहा है, लेकिन इधर कई सालों से या तो जी, जी। जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनको दिलचस्पी नहीं है या जो तंजीमें हैं उनको डर हो गया है। तो इन सब सारी चीजों को लेकर के वो जो कोशिशें थी वो काफी धीमी पड़ गई हैं। अच्छा, जैसे एक चीज मेरा जब खुद का आपने कहा, जी, जी, आपने कहा कि आप इन्वॉल्व रहे हैं पहले, तो क्या कुछ उसके नतीजे भी आपने देखे? आपने रहते हुए जब आप उसके नतीजे में कुछ चीजें तो बदली हैं। मतलब कुछ बदलाव आए ज़रूर हैं, बहुत धीमी बदलाव रही है। लेकिन हाँ, उसका असर ज़रूर रहा है। अब इधर क्या है कि इस पे कोई बात ही नहीं कर रहा है, तो इसलिए चीजें जो है वैसे की वैसे पड़ी हुई हैं। तो वो जो प्रोसेस था, उस प्रोसेस को शुरू किया जा सकता है। आपने एक बात कही गुफ्तगू में कि हमारी जो तंजीमें हैं, इस दौरानिये में 10 साल की बात अगर करें, या तो वो डर गई हैं या तो हमारे एमपीज़ को इंटरेस्ट नहीं रहा। तो एमपीज़ ने इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया, मुस्लिम एमपीज़ ने, और मुस्लिम तंजीमें जो भी काम कर रही थी, जैसा कि आपने बताया कि वो चीज़ें डिफंक्ट होकर के रह गई। मेरा एक सवाल बड़ा अहम है और मैं हर एक से जो भी होता है उससे पूछता हूँ, बीजेपी की सरकार होना, किसी कांग्रेस की सरकार होना, किसी और की होना, ठीक है, सरकार एक मुंतखब तरीके से चुन के आ जाती है। हम हिंदुस्तानी शहरी होने के नाते, हमारा जब सरकार कोई बन जाए, तो सरकार से जो वर्किंग रिलेशन विद गवर्नमेंट एक शहरी होने के नाते है, उसमें जो हेजिटेंसी है, आप भी देख पा रहे होंगे कि इस सरकार से मिलने में, इस सरकार से डायलॉग करने में मुसलमानों के एक बहुत बड़े तबके को हेजिटेंसी रही है। मेरा सवाल ये है कि क्या अब 10 साल हमने गुज़ारे और इसी तरह से हेजिटेंसी में गुज़ार दिए, हमने सरकार से कोई रिलेशन वर्किंग रिलेशन नहीं बनाया। अब ये 5 साल फिर चल रहा है, क्या वर्किंग रिलेशन बनाए बगैर हम अपने अधिकार जो जिन अधिकार की हम अभी बात कर रहे थे, ले सकते हैं? नहीं, वो तो ज़रूरी है, डेमोक्रेसी में डायलॉग ज़रूरी है और हमें अपनी बात रखना ज़रूरी है और हम उस बात को अच्छे लॉजिक के साथ और डेटा के साथ, सबूत के साथ, इन सारी चीज़ों के साथ हुकूमत के सामने रखें और उसको बार-बार उसकी याद दहानी भी करें। मुझे लगता है डेमोक्रेसी का सबसे अहम जो मकसद है वो यही है। अब ये है कि कोशिशें जो है अगर नहीं भी की गई हैं तो ठीक है, लेकिन अब तो करना चाहिए। मुझे लगता है कि इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ना उसमें कोई डरने वाली बात है और हम तमाम जो और भी बजट में लूप होल्स हैं या जो परेशानियाँ हैं और जो बड़े मसाइल हैं, उसको लेके भी हमें बात कर रहे हैं, सिर्फ़ अक़लियतों को लेकर के ही नहीं। तो बहुत-बहुत शुक्रिया जावेद साहब, आपने मुझे वक़्त दिया। बहुत ही मुझे मालूम है कि आप बहुत सारे प्रोग्रामों में बहुत ज़्यादा स्टक्ड हैं, उसके बावजूद मुझे अपने समय निकाला, मुझे वक़्त दिया। आपका बेहद शुक्रिया। हम कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में भी आपसे ये चूँकि बहुत ही जटिल मुद्दा होता है इकोनॉमिक्स, लेकिन मुसलमानों की सबसे ज़्यादा कम समझ अगर मैंने पाया है, मैं चूँकि पत्रकारिता में रहता हूँ, सबसे कम बात अगर कोई करता है मुसलमानों का कोई भी ग्रुप हो, चाहे अवाम हो या ख़वास हो, इकोनॉमिक्स पर हम ज़ीरो होते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए और मैं कोशिश करूँगा आप जैसे लोगों के ज़रिए से कि छोटी-छोटी चीज़ों के ज़रिए से, छोटे-छोटे मामलात को, इकोनॉमिक्स के मामलात को लेकर के भी हम बात करें और बताएँ कि मुसलमानों का आम तबका हिंदुस्तान में इकोनॉमी से पूरी दुनिया चलती है और इकोनॉमी ही की नहीं समझ हमारे पास होती है। तो इंशाअल्लाह आइंदा भी हम आपसे राब्ता करेंगे। बेहद शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।